Psychology. Psychology. वेट लेकिन साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? हम साइकोलॉजी के बारे में एक्चुअली में जानते कितना है? और क्या साइकोलॉजी और साइकाइट्री सेम नहीं होता? वो दोनों डिफरेंट होते हैं। और क्या साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम किसी का दिमाग पढ़ पाएंगे या फिर नहीं? हम दिमाग तो नहीं पढ़ पाएंगे, दिमाग कैसे पढ़ पाएंगे? Well, my name is Priyansh and I welcome you back to Braille Learners K12 और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर in which we will study साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसका ओरिजिन, उसकी डेफिनेशन और उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैं आशा करती हूँ आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। Hi everyone, my name is Priyanshi and I welcome you back to Psychology of Play Learners K12. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी। अक्सर हम मैगजीन्स में, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में हम इस वर्ड साइकोलॉजी को बहुत ऑफन सुनते हैं, बट हैव वी एवर वंडर्ड व्हाट इट डज रियली एक्चुअली मीन? तो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी एंड गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रियली इज साइकोलॉजी. So a little about me. My name is Priyanshi, as I said, and I have graduated from Daulat Ram College, University of Delhi, and I hold a bachelor's degree in psychology honors. And I've also published a journal called Do We Live in a Sick Society in Tiger International Research Journal Publications. So, बिफोर वी स्टार्ट ऑन कि साइकोलॉजी में क्या क्या होता है, साइकोलॉजी की किस किस तरीके की इंपॉर्टेंस आज की सोसाइटी में है, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन द ओरिजिन ऑफ द टर्म what psychology comes from and what it really at the core of it means. So the origin of the term comes from a Greek word which is basically psyche plus logos, which gives us psychology. And psychology as a term का मतलब साइकी का मतलब तो सोल है और लोगोस का मतलब साइंस और स्टडी हो गया, और इसलिए हम इसे कहते हैं द स्टडी ऑफ सोल. बट इन द एप्लीकेशन बेस्ड की तरीके से अगर मैं बताऊँ, साइकोलॉजी का आज के टाइम पे पर्पस होता है टू प्रिडिक्ट अ बिहेवियर प्लस टू बी एबल टू कंट्रोल द बिहेवियर. अगर हम किसी बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं तो हम उसको कंट्रोल भी करते हैं, बट हम कंट्रोल किस तरीके से कर पाएंगे? या तो हम उस बिहेवियर को इन्हांस कर सकते हैं कि हम उस बिहेवियर की जो अकरेंस है उसको और ज़्यादा बढ़ा सके, या फिर अगर वो बिहेवियर अच्छा नहीं है या हम नहीं चाहते कि वो बिहेवियर दोबारा रिपीट हो तो हम उसकी अकरेंस को डिप्लीट भी कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी मच द कोर एंड द एसेंस एंड द सोल ऑफ दिस चैप्टर. So, the definition of psychology is now the science which studies mental processes, experiences, and behaviors in different contexts. Now, mental processes are processes जिस तरीके से हम एक stimuli जो हमारे आसपास है, stimuli का मतलब होता है एक particular सोसाइटी या फिर आपके आसपास के सोशल कल्चर ने जो आपको पोक कर करके एक एक बिहेवियर जो है आपकी तरफ गाइड किया है. बट मेंटल प्रोसेसेस का मतलब यहाँ पे हो गया कि हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर को जो हमारी तरफ फेंका जा रहा है, हम उसको दिमाग में किस तरीके से प्रोसेस करते हैं. और उसको प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिटरमाइन कराएगा हमारा एक्सपीरियंस जो कि नेक्स्ट टर्म है. और जब हमारे बिहेवियर को अगर हमें दिखाना है कि ओके दिस इज हाउ वी आर बिहेविंग टू अ सो एंड सो सिचुएशन, उसके लिए मेंटल प्रोसेस और एक्सपीरियंसेस दोनों का एक अमेलगेशन ज़रूरी होता है. आप सेम सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकते हैं और आप सेम सिचुएशन को लेके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं और हमारा भाई हमारी गलती से आइसक्रीम या चॉकलेट खा जाता है तो हम एक अच्छे से दिखाते हैं, ओह इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने खा ली तो. बट अगर एट द सेम टाइम हमारे घर पे कोई नहीं हो और हम सिर्फ मम्मी पापा के साथ हों और हमारा छोटा भाई बहन हमारी कोई चीज़ खा जाए, गेस्ट नहीं है, तो हम डिफरेंट तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे. यहाँ पे एक्सपीरियंस सेम है कि हमारी आइसक्रीम खा ली है, बट मेंटल प्रोसेस डिफरेंट है कि हमारे घर पे अभी गेस्ट हैं, सो वी हैव टू बिहेव इन अ कर्टियस मैनर. मीनवाइल हाँ, इसी वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो भी ऑल्टर हो रहा है, गिवन दो हमारा स्टिमुलस जो है, जो हमारे सोशल कल्चर या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका सेम ही आ रहा है. तो सो व्हाट डू वी मीन बाय मेंटल प्रोसेसेस? अब देयर आर टू थिंग्स, ब्रेन एंड माइंड. नाउ ऑफन
हम ना इन दोनों वर्ड्स को बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ब्रेन मतलब माइंड, माइंड मतलब ब्रेन, बट एक्चुअली नहीं। ब्रेन और माइंड दोनों बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं, एंड मैं अभी आपको 5 मिनट में क्लियर कर दूंगी कि दोनों चीजें डिफरेंट कैसे होती हैं। हमें पता है हमारा ब्रेन कहाँ पे है, हमारा ब्रेन यहाँ पे है, राइट, बट हमें कभी ये पता चले कि हमारा माइंड कहाँ पे है? हमें पता है माइंड कैसा दिखता है? क्योंकि माइंड का कोई ना तो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ना उससे कोई डेफिनेटिव फॉर्म है, और ना हमें उसकी लोकेशन का पता। बट अगर ना हमें माइंड की डेफिनेशन का पता, ना हमें उसका स्ट्रक्चर पता कैसा दिखता है, हमें ये तक नहीं पता वो कहाँ है, तो हम फिर माइंड के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो it emerges from interaction and experiences we have in this world, and then they get dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of various mental processes. हमारे ब्रेन को बस इतना पता है कि वो आइसक्रीम या चॉकलेट हमें बिलोंग करती थी, बट ये हमने कहाँ सोचा, हमने कहाँ डिसाइड किया कि अच्छा अभी गेस्ट है तो अच्छे से बिहेव करके दिखाना, अभी लड़ाई नहीं करनी है, और अभी गेस्ट नहीं है तो हम लड़ाई कर सकते हैं। ये चीज़ हमने कहाँ सीखी? दिस इज जब हमने धीरे 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 एक्सपीरियंसेस गेन करें, बचपन से बड़े हो जाते हैं, हमें फिर समझ में आने लगता है कि घर पे जब गेस्ट आए होते हैं तो कैसे बिहेव करना है। बट अगर हमने ये चीज़ कभी सीखी ही नहीं होती, हमने इस इंफॉर्मेशन को कभी ऐसे प्रोसेस ही नहीं किया होता कि गेस्ट आएंगे तो वी हैव टू बी नाइस, क्योंकि हमें सिखाया गया है, बट हमने सीखा कैसे? हमें ये कैसे पता चला कि गेस्ट आएंगे तो वी हैव टू बी नाइस, वी हैव टू नॉट फाइट विद आवर सिबलिंग? क्योंकि दिस इज समथिंग, ये इंफॉर्मेशन जो है माइंड ने हमारे सोशल इंटरेक्शन को इस तरीके से प्रोसेस किया है कि आगे अगर हमारा सिमिलर एक्सपीरियंस हो तो हमारा बिहेवियर जो है वो एक सर्टेन इन लाइन टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस या फिर कॉन्टेक्स्ट हो। लेट्स सिंप्लीफाई इट विद अनदर एग्जाम्पल। हम अपनी मम्मी से कोई बात कहना चाहते हैं, हम एक डिफरेंट तरीके से कहते हैं मम्मी मम्मी, मे बी हम मम्मी से ज़्यादा फ्रैंक हों या फिर हम पापा से ज़्यादा फ्रैंक हो, बट एक बच्चा कभी भी मम्मी और पापा से सेम बात को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ना कह के, बल्कि सेम तरीके से कभी नहीं कहता। सेम चीज़ मम्मी से कही, सेम चीज़ पापा से कही, नहीं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आपको वो चीज़ दोनों से मांगनी पड़ रही है, आप दोनों से डिफरेंट तरीके से कहोगे। बट ये हमने कहाँ, व्हेन डिड वी गेन दी अंडरस्टैंडिंग्स कि ओके अगर हमें ये चीज़ इनसे मांगनी है तो मैं ऐसे कहना है, इनसे मांगनी है तो ऐसे कहना है। ये हमारे मम्मी पापा के साल 2 साल जो हमारी ज़िंदगी गुजरी है उसके साथ इंटरेक्शन करके समझ में आया कि मम्मी से ऐसे कहेंगे तो काम बन जाएगा और पापा से ऐसे कहेंगे तो बन जाएगा। इंटरेक्शन करने के बाद हो सकता है हमने गलत इंटरेक्शन भी किया हो कभी, और उस इंटरेक्शन के बाद जो हमें कॉन्सिक्वेंसेज या फिर उसके जो अंजाम मिले, हमें उससे एक्सपीरियंस मिला, हमें समझ में आया कि ओके ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय मेंटल प्रोसेसेस, कि एक स्टिमुलस जो बाहर से हमारी तरफ फेंका गया है, हम उसको किस तरीके से दिमाग में प्रोसेस करें सो दैट हमारा बिहेवियर जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। नाउ व्हाई डू वी हैव टू बी सोशली एक्सेप्टेबल? बिकॉज इट इंश्योर्स आवर सर्वाइवल, राइट? अगर हम सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में इन्वॉल्व या एंगेज नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? क्वेश्चन। Anyway, so mental processes such as remembering, learning, knowing, perceiving, यहाँ पे perceiving की बात चल रही थी अभी examples में, are of interest to psychologists. So, what are experiences and behaviors? अभी हमने experience और behavior की बात करी, बट हम बात करेंगे कि exactly at the ground level experiences और behaviors क्या होते हैं। Experiences are subjective in nature, मतलब कि experiences कभी भी same नहीं होंगे, वो कभी भी measurable नहीं होंगे, वो हमेशा different होंगे, different इंसान के लिए, different situation में। एंड दे आर एम्बेडेड इन अ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, हमारे दिमाग में वो कॉन्शियसली अवेयरनेस में होते हैं। लेट्स टेक इट अप विद एन एग्जाम्पल। कुछ लोगों को बारिश पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। कुछ लोगों को बारिश इसलिए पसंद नहीं होती क्योंकि उन्हें लगता है ओहो बारिश के बाद बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, गर्मी हो जाती है, हमें अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को बारिश इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसके बाद हवा चलती है और उनको आसमान खूबसूरत लगने लगता है। यहाँ पे बारिश दोनों के लिए सेम है, यहाँ पे दोनों लोग जो है वो सेम एज के हैं, ठीक है, यहाँ पे वो दोनों सेम मोहल्ले में रहते हैं, उनके लिए सेम बारिश हो रही है, बट दोनों का बारिश को लेके एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट है। एंड दिस इज वाई एक्सपीरियंसेस को हम सब्जेक्टिव कहते हैं। उनको हम ना तो कभी सेम तरीके से भाप सकते हैं और ना ही कभी हम उन्हें सेम पैमाने पे रख के एक दूसरे को सेम या फिर इक्वालिटी उनमें हम कभी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज वी इंगेज इन। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग इज हर्ल्ड एट यू एंड योर आईज ब्लिंक इन अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। अगर मैं आपकी तरफ एक लकड़ी फेंक के मारूं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ये चीज़ कॉन्शियसली करोगे भी नहीं, बट आप अपनी आंखें जो है बंद कर लोगे। दिस इज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यू,
But protection again what? It's survival. You're trying to ensure your survival. Everything a human engages in, चाहे वो कुछ भी हो, it's only to ensure their survival. पहले पुराने ज़माने में जब आदिवासी होते थे तब उनका सर्वाइव करने का तरीका डिफरेंट होता था, उनको अपने आप को बचाने का तरीका डिफरेंट होता था. आज हमारा बचाने का तरीका डिफरेंट है, बट आज भी एट द कोर ऑफ एवरीथिंग बात वही है कि हमें सर्वाइव करना है. साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा कंक्लूजन हर चीज़ का यही होता है कि इंसान जो करता है वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए करता है. सो अब मैं इनको आपको एक एक बॉक्स में करके समझाती हूँ. आपकी तरफ फेंका गया एक स्टिमुलस मान लेते हैं, आपको आपकी मम्मी ने डांटा फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आपके मैथ्स में मार्क्स बुरे आए. ठीक है, उसके बाद आपने एक मेंटल प्रोसेस क्रिएट किया. या तो आप बहुत सैड हो जाओगे, हो मम्मी ने क्यों डांटा, मैथ्स का ही तो एग्जाम था, एक ही एग्जाम था, ब्ला ब्ला ब्ला. या फिर मेरी मम्मी ने मुझे डांटा, कितनी बुरी बात है, मुझे मेहनत करनी चाहिए. तो यहाँ पे आप दो तरीके के मेंटल प्रोसेसेस जो है उनको क्रिएट कर रहे हो. आप उस सेम स्टिमुलस सेम है कि आपको डांट पड़ी है, बट आप उसको किस तरीके से दिमाग में प्रोसेस कर रहे हो वो डिफरेंट है, क्योंकि वही एक्सपीरियंस है और वही सब्जेक्टिव है. अब यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है और यहाँ पे हर इंसान जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं. इसके आगे आपने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी, अब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आ गया कि ठीक है मैंने यही एक्सपीरियंस किया, मुझे बुरा लगा तो मैं आगे से मेहनत करूँगा या मैं मेहनत नहीं करूँगी, दैट्स अ चॉइस. नेक्स्ट चीज़ जो आपने करी वो थी आपका बिहेवियर. आपने अपनी पढ़ाई को लेके क्या एटीट्यूड दिखाया. आपके ऊपर स्टिमुलस गया, आपने उसको किस तरह सोचा, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा बुरा वटेवर, एंड अब आपने उस पर्टिकुलर स्टिमुलस किस वजह से आया था, डांट, आपने उसकी तरफ क्या बिहेवियर दिखाया. अब बिहेवियर क्या हो सकता है, आई एम सो सॉरी मम्मा, मैं वर्क हार्ड करूंगा, आई विल इम्प्रूव, डोंट वरी, आई विल अचीव बेटर नेक्स्ट टाइम. या फिर मम्मी इट्स जस्ट एन एग्जाम, let it go, it's just an exam, my exam does not make a lot of difference to me. So this is experiences and behaviors. Let's come to the second topic of this chapter, which is psychology as a discipline. So psychology as a discipline has two parallel streams. One, which is that everything that we study in psychology is physical and biological sciences, and the other is कि हर चीज़ सोशल और कल्चरल साइंस है और हम उनको डिफरेंट वेरियस सोशल या साइकोलॉजिकल फिनोमिना में पढ़ रहे हैं. मैं आपको इसको बहुत ही तरीके से समझाती हूँ. एक चीज़ हो गई बायोलॉजिकल और एक चीज़ हो गई आपकी सोशल प्लस कल्चरल. एक साइकोलॉजी में बहुत बड़ी डिबेट हमेशा ये रही है कि एक इंसान जो है उसकी इंटेलिजेंस को क्या चीज़ जो है इन्फ्लुएंस करती है. कुछ का कहना होता है कि इट्स बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, वो किस तरह की जीन्स लेके आया है. जीन्स यहाँ पे जो हो गया वो आपके आ गए बायोलॉजिकल के अंदर. कुछ कहते हैं नहीं, जीन्स तो हैं, जो है सो है, बट इट्स ऑल्सो व्हाट वो किस तरह के कल्चर में या किस तरह के सोशल इन्वायरमेंट में पला बढ़ा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से हो, आपने हर चीज़ आपके पास है, आपके सोशल और कल्चरल जो आपके आसपास का जो माहौल है वो डिसाइड करेगा आप किस तरह की इंटेलिजेंस ड्रॉ करो. या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बहुत इनोवेटिव हो गए, या फिर आप बिल्कुल इनोवेटिव नहीं हो गए क्योंकि आपके पास हर चीज़ रेडीमेडली अवेलेबल है. तो जीन्स तो है ही, बट जीन्स का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके आसपास सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट ऐसा ना हो कि आप अपनी IQ को या फिर अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर सको. सो दिस इज़ अ वेरी कंट्रास्टिंग स्ट्रीम बिटवीन साइकोलॉजी की बायोलॉजिकल चीज़ें जो है वो हमारी साइकी को डिसाइड करते हैं, या सोशल और कल्चरल चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमारा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस या फिर हमारे पेरेंटिंग, जिस तरह की हमें पेरेंटिंग मिली होती है, या फिर हमारा पीयर ग्रुप, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये किस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे IQ को डिसाइड करते हैं. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. इफ़ यू गो ऑन इंटरनेट एंड स्टडी अबाउट द IQ ऑफ सीरियल किलर्स या फिर जो बहुत ही नोटोरियस क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स होते हैं, उनका IQ हमेशा बहुत हाई होता है. बट उनका IQ हाई होने के बाद भी वो ऐसे काम कर रहे हैं. अब एक तो डिबेट ये भी होनी चाहिए ना कि अगर आपका IQ इतना हाई है, आपकी सर्वाइवल स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो आप ऐसे काम क्यों करो जिससे आपका सर्वाइवल जो है थ्रेटन हो जाए, क्योंकि आपके आसपास का सोशल या कल्चरल इन्वायरमेंट ऐसा था दैट इट मेड यू टू बिकम अ क्रिमिनल. सिंपल. सो
This is the streams of psychology. Now we will study about the scientific psychology and popular notions about psychology. So scientific stream यही होगी कि बहुत ही scientific study है और ये हम सारे psychological phenomena जो है उसी के ऊपर based है. It explains the psychological phenomena systematically on the basis of empirical data. Now what is empirical data? Let's break this down. Empirical मतलब जो चीज़ हम टैंजिबली देख सके, टच कर सके, जिसका कुछ बेसिस हो, कुछ कॉन्क्रीट सॉलिड चीज या फिर ऐसा कोई एविडेंस हो. एम्पेरिकल डेटा का यहाँ पे मतलब हो गया स्टैटिस्टिक्स, कि जैसे मान लो हम जैसे कहते हैं कि women have slightly higher IQ than men. And then we also say men have a slightly higher mathematical IQ than women. हम ये ऐसा क्यों कह देते हैं? We say it because although ये जो differences हैं ये non significant हैं, इनका कोई significant ऐसा outcome नहीं है, but still there's a difference, क्योंकि ऐसी studies past में हुई हैं और statistics ने prove किया है कि this is so and so. So it studies the patterns of behavior that can be predicted before they occur. Like I said, psychology का काम सिर्फ इतना ही होता है, दिस बिहेवियर, ओके, ये बिहेवियर क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, उसको प्रिडिक्ट करो कि अब ये किस किस वजह से किस किस सिचुएशंस में दोबारा हो सकता है. अब जब पता चल गया कि किस सिचुएशन में दोबारा रिपीट हो सकता है, अब या तो सिचुएशन को चेंज करके ऐसा कर दो कि वो बिहेवियर दोबारा कभी ना हो, या उस सिचुएशन को और ऑफन क्रिएट करना शुरू कर दो कि वो बिहेवियर और ऑफन हो. सिंपल. Now there are popular notions about psychology. It uses common sense knowledge to understand behavior. It explains the phenomena on the basis of experiences, sayings, or belief. It explains even in hindsight after they occur. अब इसका क्या हो गया, हमने पहले ऑलरेडी डिसाइड करा कि ओके दिस इज द रीजन दिस पर्टिकुलर बिहेवियर हैपेंस एंड दिस विल रिपीट इन सच एंड सच environment again. But then there is another part of psychology जो कहता है नो वेट, एक बिहेवियर हो चुका है, अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो बार बार क्यों हो रहा है. गेटिंग, एक पहले हो रहा है और एक बाद में हो रहा है. सो इट्स प्री एंड पोस्ट बिहेवियर. देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरलिज्म. So it is the formal beginning of modern psychology, and it is traced back to 1879 when the first experimental laboratory was set in Leipzig, Germany by Wilhelm Wundt. अगर आप आगे CUET भी दो, so this is a very important question and you should always remember कि सबसे पहली psychological laboratory जो थी वो जर्मनी में थी, which was in Leipzig, and उसको जो establish किया था वो किया था सर विल्हेम वुंट ने. So Wundt was interested in the study of conscious experiences and wanted to analyze the constituents or building blocks of the mind. Psychologists during Wundt's time analyzed the structure of mind through introspection and therefore were called structuralists. Introspection was a procedure in which individuals or subjects in psychological experiments were asked to describe in detail their own mental processes or experiences. So let's just simplify for you. For example, आपने कोई बिहेवियर ऑन द सरफेस शो किया है, बट दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. ये जो है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है. इसके नीचे किसी चीज़ ने कुछ हुआ होगा जिसने आपका बिहेवियर जो आगे ऊपर आया है इसको मोटिवेट किया होगा, फिर कुछ और भी हुआ होगा जो इस बिहेवियर को मोटिवेट किया होगा. सो इसको स्ट्रक्चर्स में तोड़ तोड़ के इस बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एंड दैट इज़ वाई कि वो स्ट्रक्चर बाहर निकल के आए कि हमने अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वजह से किसी पे गुस्सा कर दिया, तो फिर आप सोचोगे कि हाँ मैंने उसे गुस्सा क्यों किया, क्योंकि उसने ऐसा किया. उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ. उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है. जस्ट एन एग्जाम्पल. तो आपने एक के बाद धागा खींचा और आपको पता चला कि एक्चुअली में एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग क्या बिहेवियर जो है हर नेक्स्ट स्टेप को मोटिवेट कर रहा है. सो दिस इज द ब्लॉक्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म जिनको हम कहते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि एट द टिप, ये जो टिप है इसके ऊपर जो बिहेवियर शो हो रहा है उसके एक्चुअली अंडरलाइंग बिहेवियर्स क्या है. एंड इसको पता करने के लिए एक टेक्निक यूज होती थी जिसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने आप से सवाल पूछना डिटेल्स में जाकर, क्योंकि डेविल्स लाइज इन द डिटेल्स. उसको बिहेवियर के बारे में सवाल पूछना डिटेल में जाके टू अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो क्यों हुआ है. बट इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी वेरी लिटिल साइंटिफिक बिकॉज इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय समबडी हु इज ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम द आउटसाइड. आप जो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो वो सब्जेक्टिव है, वो एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है, वो आपके लिए पर्सनल है एंड इट बिलोंग्स टू यू ओनली. और आप कभी भी उसको मेजर या उसको कभी वेरीफाई नहीं कर सकते बाहर से, एंड दैट इज वाई introspection is not a very reliable way of analysis. Okay,
So we will now study about another school of thought, which is functionalism. So William James' approach to the study of human mind. According to him, instead of focusing on the structure, यानी कि जो blocks हैं उन पे फोकस ना करके वी शुड इंस्टेड फोकस ऑन कि हम ये जो कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, वो इंसान इस बिहेवियर को क्यों कर रहा है और वो किस तरीके से बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, मेंटल प्रोसेसेस जो भी है वो किस तरीके से उस इंसान को उसके इन्वायरमेंट से डील करने में उसको असिस्ट कर रहा है सो दैट उसका सर्वाइवल जो है वो इंश्योर्ड हो. सो अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, कॉन्शियसनेस इज एन ऑन गोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट फॉर्म बाय द core of psychology. Now let me give you an example. For example, आपके पास कोई चीज़ जो है अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं है. तो जैसे हमारे पास पुराने टाइम में ना एक शो आया करता था, वी यूज टू वॉच, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट होता था एंड वी यूज टू लर्न डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि आपके पास पर्पल कलर नहीं है तो आप इन दो कलर्स को मिला के बना सकते हो. सो यू नो दिस इज अ क्रिएटिव सोल्यूशन टू समथिंग. बट हमने दो कलर्स को मिक्स किया. अब जो आदमी हमें ऊपर से देख रहा है वो तो कहेगा ना क्या कलर वेस्ट कर रहा है, दो कलर मिक्स कर रहा है. बट फंक्शनलिस्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, इंस्टेड ऑफ इस चीज़ पे ध्यान देने के लिए कि उसने क्या मेंटल प्रोसेसेस दिखाए, क्या करा, हम बस ये देखेंगे कि एट द टिप, एट द कोर, जो ऊपर सबसे ऊपर जो उसने बिहेवियर शो करा है वो किस तरीके से उसको डील कर रहा है हेल्प करने में विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम. तो आपके पास पर्पल कलर नहीं है, आप दो कलर्स मिक्स करके पर्पल बना सकते हो. नाउ लेट्स कम टू गेस्टॉल साइकोलॉजी. सो अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल साइकोलॉजी, इसका सिंपल मीनिंग था कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस और उसके बाद मेंटल प्रोसेसेस, माइंड, ब्रेन, वी शुड लुक एट एवरीथिंग एज अ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस. मतलब ये जो होल है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकायदा इसके छोटे छोटे पोर्शंस के. हमें इन छोटे छोटे पोर्शंस को ना देख के इस पे ध्यान देना चाहिए. अगर हम इन पे ध्यान देंगे तो वी विल ऑलवेज बी डिस्ट्रैक्टेड. हमारे पास हमेशा इनकन्क्लूसिव या फिर एक अजम्पशन ही फॉर्म होगा. एंड दैट इज़ वाई कि यू नो हमारे को एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है व्हेन वी लुक एट अ परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हमें किसी ने कभी नहीं बताया कि ब्लैक इज बैड या वाइट इज गुड, बट वी ऑफन लुक एट ब्लैक एज समथिंग जो नेगेटिव लाइट में आ गया एंड वाइट एज समथिंग जो पॉजिटिव लाइट में आ गया. वाई डिड दिस हैपन? क्योंकि हमने हमेशा हर चीज़ को एज अ होल देखा है कि ब्लैक मतलब बैड, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ हो, बट विल ऑलवेज लुक एट द फर्स्ट ग्लांस एज समथिंग बैड. एंड मीन वाइल वाइट मतलब क्लीन, मतलब गुड, मतलब ये अच्छा है. सो वी लुकिंग एट द होल थिंग एज अ स्पेक्ट्रम कि ठीक है ये है सो इट मीन्स गुड, ये है इट मीन्स बैड, बट वी आर नॉट लुकिंग अंडरनीथ इट. एंड दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी. नाउ लेट्स कम टू बिहेवियरिज्म. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं. व्हेन यू कम टू 12th स्टैंडर्ड, यू स्टडी अबाउट देम इन डेप्थ एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है. जो मैं अभी आपको बता रही हूँ उनके ऊपर थ्योरीज बेस्ड होती हैं. बट फॉर नाउ लेट्स ओनली गो टू द इंट्रो. सो बिहेवियरिज्म में दो तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है आपका B.F. स्किनर और दूसरा हो गया आपका जॉन B. वॉटसन. यहाँ पे वॉटसन का मेंशन है आपकी बुक में, सो विल स्टडी अबाउट वॉटसन. एंड देन दिस आइवन पाव्लो ऑल्सो. मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगी अभी. सो अराउंड 910 जॉन वॉटसन रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज सब्जेक्ट matters of psychology, and he was greatly influenced by the work of psychologists like Ivan Pavlov on classical conditioning. Now what is classical conditioning and why is Ivan Pavlov so famous? So इनका एक experiment था जिसमें था कि एक डॉग था, उसको जब भी वो घंटी बजा के खाना देते थे तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है कि जब भी वो घंटी बजे तो डॉग को लगता था उसे खाना मिलेगा. तो जब हमें जैसे जैसे हमारे को हमारी कोई फेवरेट चीज़ मिलती है, वी स्टार्ट वाटरिंग आवर माउथ, राइट. हमारे साथ ये कॉन्शियसली नहीं होता, ये असबकॉन्शियसली एक नेचुरल बिहेवियर है जो हम शो करने लगते हैं. तो जब भी वो घंटी बजाते थे आवन पावलोव सर, तो कुत्ते को रोटी ना देते थे, बट फिर भी कुत्ता जो था उसका माउथ वाटर होने लगता था, वो ना ऐसे दौड़ के आता था, उसको लगता था खाना मिलेगा. तो हुआ ये कि इवेंचुअली जब घंटी बजा बजा के शुरू में खाना दे रहे थे तो उसको लगा कि जब भी घंटी बजेगी, घंटी बजने का मतलब हो गया खाना मिलना. और उसने उस चीज़ को क्लासिकली जो है कंडीशन कर लिया कि ठीक है घंटी यानी खाना. भले से इन दो स्टिमुलस घंटी और खाने के बीच में कोई कोरिलेशन ना हो, बस वो ये है कि वो दोनों सेम टाइम पे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. तो ये हो गया आपका क्लासिकल कंडीशनिंग. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ना तो इस बात से फर्क पड़ता है आपने किस चीज़ को किस तरीके से
प्रोसेस किया है, या आपका मेंटल प्रोसेस क्या है, या आपके माइंड में क्या आइडियाज चल रहे हैं, आप कॉन्शियसली कितना ये वो कर रहे हो। बट किसी इस बात से फर्क पड़ता है कि जो भी हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप बाहर बिहेवियर क्या दिखा रहे हो, क्योंकि बिहेवियर जो है वो लास्ट स्ट्रॉ इन द हट है, वो सबसे लास्ट चीज़ है जो आप शो करोगे। हमें इनवर्ड की जगह में आउटवर्ड चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जो कि है बिहेवियर, जो हम इंसान बिहेवियर, डॉग बिहेवियर शो कर रहा है। So for Watson, mind is not observable and introspective, and because of that it is highly subjective. वो कह रहे थे कि माइंड जो है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते और हम उसको कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि माइंड जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। शायद माइंड हो भी ना, हम ऐसी उसकी एक थ्योरी बना रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे थ्योरीज बना के प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता था। साइंटिफिक साइकोलॉजी ना, अभी तक सिर्फ साइकोलॉजी की बात चल रही थी कि साइकोलॉजी में ये होता है वो होता है। नाउ ही नेम्ड अनदर टर्म विच इज नोन एज साइंटिफिक साइकोलॉजी। अब साइंटिफिक साइकोलॉजी को सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो कि हम हाथ में पकड़ सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आंखों से, और हम उसको एट द सेम टाइम वेरीफाई भी कर सकते हैं। साइंस का मतलब क्या हो गया, साइंस तो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है ना, दिस प्लस दिस इक्वल्स दिस विल हैपन एंड दिस विल हैपन एंड बिकॉज ऑफ दिस विल हैपन, वी नो इट। बट हाउ डू वी नो कि हमेशा ऐसे ही होगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है और वेरीफाइबल है। वो कह रहे थे अगर हमें साइंस को फिलोसफी या थ्योरी से निकाल के एक साइंस बनाना है साइकोलॉजी को, तो हमारे को कुछ ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल हो, वेरीफाइबल हो, मेजरेबल हो और रेप्लीकेबल हो। मैंने 4 चीज़ें बोली, ऑब्जर्वेबल और वेरीफाइबल तो यहाँ लिखा हुआ है, बट रेप्लीकेबल मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपको अपनी टेबल पे करके दिखाया, अब आप जब अपनी टेबल पे जाओ उसी चीज़ को फिर से जो है रेप्लीकेट कर सको, ठीक है। देन he defines psychology of behavior or responses to stimuli which can be measured and studied objectively. So at the core of behaviorism there are 2 things: stimulus, आप में को कोई स्टिमुलस मिला, आप यहाँ बीच में इंसान हो, ठीक है, और आपने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। बस यही एक चेन रिएक्शन है और इसके अलावा कोई और चेन रिएक्शन नहीं है। दिस इज प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट बिहेवियरिज्म। नाउ कमिंग टू साइको एनालिसिस। ना साइको एनालिसिस, अगर मैं साइको एनालिसिस बोलूँ, आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आना चाहिए फ्रॉइड का, और दूसरा नाम आना चाहिए आपके दिमाग में एरिक्सन का। Erikson you will study when you move to higher classes, but for now Freud is the father of psychoanalysis for you. So psychoanalysis का मतलब ये हो गया कि ठीक है, आपने बिहेवियर पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया, बट हम बाहर नहीं जाएंगे, हम वापस बॉडी के अंदर आएंगे, हम इंसान के अंदर आएंगे और हम वापस से उनके बिहेवियर्स को जो है पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, द ह्यूमन बिहेवियर इज अ डायनेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे घर में कई बार हम बहुत इरेशनली बिहेव करते हैं, चाहे स्टिमुलस बहुत ही रैशनल हो, बहुत ही सेम हो, आपकी मम्मी ने आपको सिर्फ इतना कहा आओ बेटा अपना खाना ले जाओ, बट हम चीख के पड़ते हैं, क्या है खाना हमारे रूम में दे सकती हो ना, आप क्यों बार बार मुझे बुला रही हो, यू नो बिहेव लाइक दैट। ये चीज़ आपकी मम्मी आपको रोज बोल रही है ना, बट वाई आर यू बिहेविंग इरेटिकली और इरेशनली जस्ट टुडे। हो सकता है आपके स्कूल में लड़ाई हो सकता है आपका कोई काम पूरा ना हुआ हो, आप किसी वजह से परेशान हो, आपको किसी चीज़ को मिलने में असफलता मिली हो, जो भी है आपके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके एक अनकॉन्शियस कश्मकश में हो आप, या फिर आपको कोई डिज़ायर है। तो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स और जो हमारी हमारी अंडरलाइन डिज़ायर्स हैं, ये हमारे आगे के बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं। मैनिफेस्टेशन जो आजकल हम इतना सुन रहे हैं, वो भी क्या है, वो यही तो है कि आप अगर किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो, बहुत दिल से, आप 11-11 करो, 11-11 आई वॉन्ट दिस, 11-11 आई वॉन्ट दैट, बट हाउ आर यू गोइंग टू गेट इट। जब आप कॉन्शियसली ऑन द सरफेस ऑफ इट वो बिहेवियर शो करने लगो जिससे आपको वो चीज़ मिलने लगे। आप ऑन सरफेस वो बिहेवियर तभी शो करोगे जब आप इन डेप्थ उस चीज़ को इतना चाहते हो, आपके अंदर एक डिज़ायर हो, एक कॉन्फ्लिक्ट हो, और फिर वो ऑन द टॉप ऑफ इट शो करने लगे। तो दे आर नॉट लुकिंग एट द टिप बट रादर द फॉर्मेशन, basic formation. So he founded psychoanalysis as a system to understand and cure psychological disorders. Freudian psychoanalysis viewed human beings as motivated by unconscious desires for gratification of pleasure seeking and often sexual desires. इस particular school of thought को काफ़ी ज़्यादा criticize भी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं humans are not cauldrons of sexual desires. They are more than that. They are smart beings. Because how are they different from animals then? सो इसका क्रिटिक भी है, इसका अप्रेजल भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत चीज़ें होती हैं, बट एट द कोर ऑफ इट
फ्रॉइड का इतना ही कहना था कि जो ह्यूमंस होते हैं उनका सारे जो बिहेवियर्स होते हैं, उनके सारे एक्शंस, उनकी सारी एक्टिविटीज़ वो सिर्फ उसी चीज़ से मोटिवेटेड होती है कि उनको अनकॉन्शियसली क्या ग्रेटिफिकेशन चाहिए, और वो ग्रेटिफिकेशन वही होगी जिससे उन्हें प्लेजर मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान भी तो जानवर ही था कभी, है ना। और जानवर और इंसान में एक चीज़ कॉमन है कि वो दोनों ग्रेटिफिकेशन पे काम करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अनदर स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी विच इज नोन एज ह्यूमनिस्टिक। अभी तक हमने देख लिया कि कोई हमें कहता है हम सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, कोई कह रहा है हम बॉटम ऑफ द आइसबर्ग है, बट कोई एज अ आइसबर्ग एज अ होल की बात नहीं कर रहा है कि हाँ आइसबर्ग जो है, ना उसकी टिप देखते, ना उसकी फॉर्मेशन देखते, ना उसका कोर देखते, हम देखेंगे आइसबर्ग एज अ होल को। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ह्यूमनिस्टिक्स डू। दे नॉट लुक एट बिहेवियर्स कि ओके क्योंकि इंसान जो है वो एनिमल से इवॉल्व हुआ है तो ऐसा बिहेवियर दिखाएगा, या फिर उसके आसपास ऐसी सिचुएशन होगी तो ऐसा बिहेवियर दिखाएगा। वो कहते हैं इंसानों के पास एक फ्री विल होती है और उसी वजह से वो हमेशा ग्रो करेंगे, अपनी इनर पोटेंशियल को जो है अनलॉक करेंगे। इंसानों को वो इंसानों का ओहदा दे रहे हैं, दे आर गिविंग देम अ कंट्रोल टू चेंज देयर ओन एक्शंस टू फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स। ये सबसे अच्छी बात होती है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की, और इसमें फेमस नाम हो गया आपके कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मैस्लो। Abraham Maslow is very famous for the Maslow needs of hierarchy, which you will study in upcoming chapters. But for now, Carl Rogers and Abraham Maslow. They argued that behaviorism, with its emphasis on behavior as determined by environmental conditions, undermine human freedom and dignity and takes a mechanistic view of human nature. चाहे कितनी ही गंदी सिचुएशन हो, वो हमसे कह रहा है अच्छा गंदी सिचुएशन मतलब इंसान पूरी तरीके से बिहेव करेगा, अच्छी सिचुएशन मतलब इंसान अच्छे से बिहेव करेगा। बट ये तो आपने एक मशीन की तरह बना दी ना इंसान को, इंसान में इंसानियत कहाँ छोड़ी। बुरी सिचुएशन में भी लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, अब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, है कि नहीं। सो ह्यूमनिस्ट इंसानों को इंसानों का ओहदा देते हैं। Coming to the next school of psychology, which is cognitive. So aspect of Gestalt psychology and structuralism were combined and led to the development of cognitive perspective, which focus on how we know about the world. Cognitive psychology talks about the brainly functions. वो ये कहता है कि ठीक है ये भी स्टिमुलस आ रहा है, ये बिहेवियर हो रहा है, बट एट द कोर ऑफ इट हम हर चीज़ को कैसे जानते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग, problem solving or categorizing, and a host of other mental processes by which our knowledge of the world develops and making us able to deal with the environment in specific ways. अगर हम हर बार हर चीज़ को चाहे वो सेम सिमिलर्स हो उसको अलग 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 तरीके से प्रोसेस करेंगे तो हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेंगे। आपको हर बार मम्मी ने कहा जाके गीजर ऑफ कर दो, आप हर स्विच को दबा के देखोगे ऐसे 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 ऐसे, तो आपको तभी थोड़ी होगा कि अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका सर्वाइवल इंश्योर नहीं हो रहा। आपको एक दो बार के बाद पता चल जाता है, बल्कि एक बार के बाद पता चल जाता है कि अब आपको गीजर ऑफ करने के लिए कौन सा स्विच दबाना है। मेमोरी, दिस इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। इट व्यूज ह्यूमन माइंड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक कंप्यूटर। मशीन लर्निंग हो जाती है, हम अपने कंप्यूटर में कोड डालते हैं और हमारा कंप्यूटर उस कोड को बार बार रन करता रहता है, राइट। सिमिलरली हमारा दिमाग है, हम एक बार एक इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और फिर हमें उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दिमाग हमारा उस इन्फॉर्मेशन को अपने आप ज़रूरत टाइम पढ़ते पढ़ते उसको यूज़ भी करता है, उसको प्रोसेस भी करता है और उसको हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट भी करता है। Modern view is that humans are actively constructing their minds through exploration into the physical and social world. क्योंकि हमें हर चीज़ हर रोज़ नहीं पता चलती है, हमें पता चलता है अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है। We learn something new every day, and because of that we are also evolving cognitively every day. This view is often recognized as constructivism. A Russian psychologist, which is Vygotsky, suggested that human mind develops through social and cultural processes in which mind is viewed as culturally through joint interaction between adults and children. So, cognitive psychology में we are only talking about two sources. एक कि आपका social और cultural क्या है, and at the same time आपकी biological understanding क्या है, which is लर्निंग। अब हर किसी की लर्निंग भी सेम नहीं हो सकती। समबडी इज हैविंग सम साइकोलॉजिकल या फिर लर्निंग मैलेडी तो उसकी लर्निंग जो है सेम नहीं होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी। बट इन दोनों का अमालगेशन जो है वो आपकी साइकी को या फिर आपके प्रोसेसेस को डिफाइन करेगा। While for Piaget, children actively construct their own mind. हम कभी बच्चों को अगर हम हमेशा क्या बताएंगे ना, नहीं ऐसे मत करो ऐसे मत करो, हम बच्चों को एक्सप्लोर करने देते हैं,
क्योंकि अगर वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो वो बड़े कैसे होंगे, उन्हें खुद चीज़ें पता कैसे चलेंगी। वो जब तक बिजली के सॉकेट में हाथ डालते हैं और उनको नहीं कहते नो, उनको डांट नहीं पड़ती, उनको पता ही नहीं चलता बिजली का सॉकेट इज अ बैड थिंग फॉर देम, and because of this they have to explore. So according to cognitive psychology and according to Vygotsky, human mind जो है वो social और cultural interaction से हर रोज ग्रो करता है। एट द सेम टाइम हमारा दिमाग हर रोज हमेशा सेम नहीं होता है। वी लर्न न्यू थिंग्स, हम नए नए पाथ्स बनाते हैं, हम नई नई चीजें सीखते हैं, दैट्स व्हाई वी आर ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग एवरी डे। So the next topic of this chapter is development of psychology in India. इस पे क्वेश्चन आ सकता है, although it's not a very big topic, but still you should study it and you should keep notes of this particular topic, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन आया तो इस पे एक सिंपल एक क्वेश्चन आएगा एंड अगर आपको आता होगा तो you can score good in it. So the journey of psychology in India. The modern era of psychology in India began from Department of Philosophy at Calcutta University, where the first syllabus of experimental psychology was introduced and the first laboratory of psychology was established in 1915, आज़ादी से बेहद पहले। अब आप मुझसे बोलोगे मैम साइकोलॉजी का फिलॉसफी से क्या मतलब, आपको पता है दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट साइकोलॉजी कौन सी है? इंडियन साइकोलॉजी। बट इंडियन साइकोलॉजी को हम इंडियन साइकोलॉजी के नाम से नहीं, हम उसको फिलॉसफी के नाम से जानते हैं एंड उसका नाम है योगा, अद्वैत वेदांता। ये है पुरानी साइकोलॉजी हमारी इंडिया की, बट हम उसको जानते नहीं है तो हम हमेशा वेस्टर्न साइकोलॉजी के पीछे ही भागते चले गए। फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी हैव अ कनेक्शन। फिलॉसफी का भी एट द एंड यही कहीं ना कहीं है कि हाउ टू अनलॉक द ग्रेटर कॉन्शियसनेस, एंड साइकोलॉजी का भी ये है हाउ टू अंडरस्टैंड द ग्रेटर कॉन्शियसनेस, हाउ टू अनलॉक इट। So that is why philosophy and psychology have an interconnection. Calcutta University stated the first department of psychology in the year 1915 and department of applied psychology in 1938. Now there is a difference between psychology प्लस अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी जो होगी वो उसकी एप्लीकेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स आता है आपका इसमें, और आपका इसमें आ गया फोरेंसिक साइकोलॉजी, आपका ओबी होता है, काउंसलिंग, थेरेपी एंड ऑल। साइकोलॉजी ऑफ जो बेसिक साइकोलॉजी हो गई आपकी, उसमें आप थ्योरीज पढ़ते हो, आप उसमें साइकोलॉजी का जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसकी प्रॉपर प्रिडिस्पोजिशन पढ़ते हो, आप किस तरीके से साइकोलॉजी इवॉल्व हुई है वो सब पढ़ते हो। तो आप साइकोलॉजी को एक पर्टिकुलर माइक्रो लेंस से ना देखे एक बहुत बड़े मैप पे देखते हो कि ओके किस तरह वो इवॉल्व हुई है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड अप्लाइड। अप्लाइड साइकोलॉजी इज ओनली विच टॉक्स अबाउट द अप्लाइड नेचर ऑफ साइकोलॉजी. So the beginning of modern experimental psychology at Calcutta University was greatly enhanced and influenced by Dr. N.N. Gupta, who was trained in USA in the experimental tradition of Wundt. वूंट यानी विल्हेम वूंट, हमने पढ़ा था, जिन्होंने लाइप्जिग में सबसे पहली साइकोलॉजी की लैबोरेटरी जो है एस्टैब्लिश की थी. Now, Professor G. Bose was influenced by Freudian psychoanalysis, another area by which the early development of psychology in India was influenced. Professor Bose established Indian Psychoanalytical Association in 1922. So if I talk about now, हमारी Indian Psychoanalytical Association is 102 years old. Department of Psychology in the University of Mysore and Patna were other early centers of teaching and research in psychology. There were 2 centers of excellence in psychology supported by UGC यानी University Grant Commission at Utkal University in Bhubaneswar and University of Allahabad. At present, अब अगर हम आज की बात करें, there are about 70 universities which offer both undergraduate and postgraduate level courses in psychology. So psychology की अगर मैं बात करूँ in India, it is more than 100 years old. इसका सेंटिनियल पूरा हो चुका है एंड आज के टाइम पे साइकोलॉजी एज अ फील्ड इन इंडिया इज़ वेरी एडवांस, इट्स डेवलप्ड एंड इट्स स्टिल इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट एंड हमारा सबसे बड़ा हाथ जो साइकोलॉजी का डेवलपमेंट में इंडिया का है वो कैलकटा यूनिवर्सिटी का है. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. So we have cognitive psychology. Now cognitive psychology only talks about the neurological perspective and the neurological aspects of psychology. यानी दिमाग में क्या चल रहा है, इसका सिर्फ दिमाग से मतलब है. अगर आप ये खाओगे तो आपको ऐसे होगा, हमारे किस तरह के लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं, हम क्या चीज़ें कैसे कैसे याद करते हैं, किस तरह की मेमोरी होती है, मेमोरी इन्हांस कैसे होती है, मेमोरी किस चीज़ से अफेक्ट होती है.
बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ऑन अदर हैंड टॉक्स अबाउट अ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एज अ होल, कि किस तरीके के हॉर्मोन्स जो हैं वो हमारी साइकोलॉजी को जो है अफेक्ट करते हैं, किस तरह का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है यू नो व्हेन यू आर अ चाइल्ड एंड देन यू ग्रो अप जो है हमारी साइकोलॉजी और हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं. मीनवाइल ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टार्ट्स नॉट ओनली व्हेन यू आर बोर्न बट बिफोर यू आर बोर्न, दैट इज व्हेन अ चाइल्ड इज कंसीव्ड, कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर इंसान की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल क्या क्या किस तरह का टेस्ट होने चाहिए टू सी कि इफ़ द बच्चा इज़ नॉर्मल, एंड किस तरह का खाना जो है द प्रेग्नेंट वुमन शुड कंज्यूम, कितना फॉलिक एसिड अ वुमन शुड हैव हैड इन हर बॉडी बिफोर शी गॉट प्रेग्नेंट टू हैव अ हेल्दी एंड न्यूरो डेवलपमेंट, यू नो जो बच्चे का है वो हेल्दी हो, एंड वेरी वेरी यू नो normal kid when the child is born. Social psychology talks about the social phenomena that are present. Like for example, किस तरीके से group decision making होती है, किस तरीके से conflicts जो हैं उनको होते हैं और किस तरीके से वो resolve भी होते हैं, किस तरीके का proactive और environmental behavior जो है इंसान show करता है, क्यों करता है, किस तरीके से हम किसी को पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, you know all this comes in psychology of social type. Then there is cultural and cross कल्चरल साइकोलॉजी. अब हमने अभी तक पढ़ा कि कल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन साइकोलॉजी और उसका डेवलपमेंट. सो एट द एंड ऑफ द डे हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वी हैव टू कीप इट इन कंसिडरेशन. तो कल्चर मतलब एक कल्चर, ठीक है, जैसे इंडियन कल्चर में नॉर्थ का ले लेता है, एंड एट द सेम टाइम क्रॉस कल्चरल मतलब दो कल्चर्स को साइमल्टेनियसली कंपेयर कर लिया, क्योंकि अ चाइल्ड वाज बोर्न हियर एंड अ चाइल्ड वाज बोर्न देयर, two different cultures, they grew up, but at this and this level and this level of resources, उन दोनों को development, उन दोनों के mental processes were different, and what possibly attributed to those difference in mental processes. Environmental psychology is about how we can preserve environment, किस तरह की चीज़ें जो है advertisement जो है हमें करने चाहिए to save the environment, और किस तरीके से इंसानों को जो है हम बता सकते हैं कि environment क्यों important है, किस तरीके से हम proactive you know environment के सेव करने के behavior में engage कर सकते हैं. हेल्थ साइकोलॉजी इज अबाउट किस तरीके से इंसान जो है हेल्दी बिहेवियर में एंगेज करे, क्योंकि हेल्दी बिहेवियर देखो सबको पता है स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, एंड जब भी स्मोकिंग का आप देखो एड या कोई मूवी देखते हो तो दे आर शोइंग इट इन अ वेरी बैड लाइट कि स्मोकिंग से बीमारियां होती हैं, परिवार खत्म हो जाते हैं लोगों के, दे फेस ट्रबल्स एंड सो, बट येट अ लॉट ऑफ पीपल स्मोक. स्मोकिंग का जो बॉक्स होता है उस पर भी लिखा होता है कॉशन leads to cancer, right? It is injurious to health. Even then people are engaging in smoking. Why? And how can we change this behavior? This is a very important thing in health psychology ki how can humans have and lead a healthy life, and how can they avoid behavior जो उनकी danger में डालते हैं, उनकी health को danger में डालते हैं. Clinical psychology is all about disorders. I know disorders are very interesting in psychology and you will study them in class 12th. But clinical psychology basic talks about जो clinically diagnosed disorders होते हैं when a person is suffering from them, कि हम वो किस तरीके से recognize करेंगे, क्या क्या symptoms होते हैं, क्या treatment होता है, और किस तरीके से इंसान जो है उन particular disorders में behave करेगा और उसको क्या क्या problems होती हैं. Counseling psychology, as the name suggests, is about counseling. कि ठीक है, if a person has per se depression, क्लिनिकली डायग्नोज डिप्रेशन है 6 महीने से, सो किस तरह की काउंसलिंग देंगे उसको, काउंसलिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, काउंसलिंग के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग शुरू होगी, वो किस तरह एडवांस करेगी, क्या क्या एग्रीमेंट साइन होते हैं और किस तरीके से काउंसलिंग टर्मिनेट होगी. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अबाउट कि किस तरीके से साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके एजुकेशन एज अ फील्ड, पेडागोजी जिसे कहते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल किस तरह के लर्निंग और विजुअल एड्स को टीचर्स को यूज़ करना चाहिए जिससे बच्चे जो है कॉन्सेप्ट से अट्रैक्टेड रहें, उसको तरफ अटेंशन दिखाएं और उसको जो है अच्छे से समझ सकें. तो आजकल कहते हैं ना हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, पहले हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल इतना नहीं होता था, एंड दिस वाज प्रूवन लेटर कि जब बच्चा खुद कोई चीज़ करता है या उसकी प्रेजेंस को या फिर उसकी चेंजेस को देखता है तो उस चीज़ को बेटर समझता है, एंड दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजी. Last but not least is industrial organizational psychology. It's rather a relatively new field in psychology. उतनी नई भी नहीं है, it's been more than 3 decades now, but फिर भी काफ़ी न्यू जो है ये field of psychology है, and इसमें we study about
वर्क प्लेस में क्या क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो किस तरीके से एक एम्प्लॉय की और एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को, उसकी लीडरशिप जो है वो एम्प्लॉयज़ को, मोटिवेशन को, उनकी एंगेजमेंट को जो है अफेक्ट करता है, क्यों लोग कंपनियां छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कंपनी कर सकती है जिससे वो इनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उसी कंपनी के साथ बने रहें. So these are the branches of psychology, and with this topic we conclude our chapter 1. So thank you so much for watching this video. It's just the beginning. Stay tuned and subscribe us for more. And download our app जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है to get the PDFs, and please ask your doubts in the comment section. I'll definitely get back to you. I hope you understood everything that I was teaching in this chapter, and if you have doubts, like I said, in the comment section. So have a good day.